नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मार्च 2022 का मंथली करंट अफेयर के वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था और इंतजार अब समाप्त हुआ। मार्च का पार्ट 1 लेकर के आ चुका हूं। हालांकि थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि होली पड़ गया था, तो होली की वजह से छुट्टियां हो गई थी और थोड़ा सा लेट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर बार की तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इमेजेस के रूप में, इमेजेस के साथ में आप लोग करोगे रिवीजन मंथली करंट अफेयर का बहुत ही डिटेल्स के साथ। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको दी जाती है। उसके लिए आपको एमजेटी ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहां से आप इसकी फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गंवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेबी की फर्स्ट लेडी बन गई हैं चीफ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दोस्तों माधवीपुरी बुच। ठीक है, क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। ये आपको इमेज में दिख रही है। सेबी की ये पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। सेबी मतलब क्या होता है? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों ये पहली महिला तो है ही, इसके साथ साथ ये इसकी पद को ग्रहण करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। यानी ये आईएएस ऑफिसर नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गैर आईएएस को भी नियुक्त किया गया हो। किसकी जगह लेंगी? अजय त्यागी की जगह लेंगी। ओके, सेबी का काम क्या होता है? सेबी मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम ये होता है कि जो भी दोस्तों म्यूचुअल फंड हो या शेयर बाजार हो, इन पर अगर किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को कोई धोखाधड़ी होती है तो उनके मामलों में ये काम आता है, उनको न्याय दिलाने का काम करता है ये। ओके, यानी कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के लिए रेगुलेटरी बोर्ड है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। T+1 स्टॉक निपटान तंत्र लागू करने वाला भारत बन गया है दूसरा देश। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये T+1, समझिए पहले। T+1 का मतलब ये होता है कि आज आपने किसी शेयर को खरीदा और अगले दिन ही आपका जो शेयर है वो रजिस्टर हो गया, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था 3 दिनों में आता था, फिर 3 दिनों के बाद T+2 किया गया, यानी 2 दिनों में आने लगा, और अब T+1 आ गया। यानी भारत, आप लोग गर्व से कहो आप भारतीय हो, ऐसे देश में हो जहां पर आप किसी कंपनी में अगर शेयर खरीदते हो तो एक ही दिन में आपका शेयर जो है वो सेटल हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। ये बहुत बड़ी चीज है, ये उनके लिए बड़ी चीज है जो शेयर मार्केट में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो शेयर गिरने लगे और आपने या फिर शेयर उठने लगे किसी कंपनी के और आपने उसको परचेज किया, आपका वो 2 से 3 दिनों में सेटल होगा, तब तक पता लगता है उसकी वैल्यू कुछ और हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आप जानते हो शेयर मार्केट में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब समझ लो आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो। एनएससी और बीएससी जो भारत के 2 स्टॉक मार्केट हैं, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में 25 फरवरी के बाद से T+1 स्टॉक सेटलमेंट शुरू हो गए हैं। एक बात और, बीएससी दोस्तों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसको याद रखना है, 1875 में ये स्थापित हो गया था। अगला देखते हैं, किस राज्य ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी हुई है। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं, कौन है डिप्टी सीएम? यहाँ पर आप देखिए मनीष सिसोदिया जी। इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है और साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली फिल्म नीति 2022 तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की हुई है। ई वेस्ट इको पार्क क्या होगा? ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क बनाया जाएगा। जो वेस्टेज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, उसके लिए इको फ्रेंडली पार्क बनाया जाएगा। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा उसको पहले तो ये स्टोर करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रिफर्बिशमेंट करेंगे और फिर डिसमेंटलिंग का काम ये करेंगे। ठीक है ना, तो रिसाइकलिंग के लिए ये यूज किया जाता है। अच्छा, अभी 18 मार्च को दोस्तों ग्लोबल रिसाइकल डे भी मनाया गया, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रिसाइकल डे। अगला, हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस विमान को तबाह किया जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था? तो अभी हाल ही में रसिया ने दोस्तों यूक्रेन के एक कार्गो विमान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, AN-225 मिलिया,
तो इसको तबाह कर दिया है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप जानते हो यूक्रेन में इन्वेजन चल रहा है रसिया का, रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है कई दिनों से। लगभग जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 26 दिन हो चुके हैं, और फिर अभी आगे कितना दिन चलेगा ये पता नहीं है, क्या कुछ होगा नतीजा ये तो अभी नहीं मालूम। तो अभी इसी टर्म में इसने क्या किया है कि इसके एक कार्गो विमान को भी तबाह कर दिया है। ठीक है, मिरिया का मतलब होता है दोस्तों ना ड्रीम, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मिरिया का मतलब वो लोग बताते हैं ड्रीम मतलब कि ये एक ड्रीम था उन लोगों के लिए, और इसको लेकर के वहाँ के कई मंत्री ट्वीट भी किए थे कि आपने मेरे सपने को, हम लोग के सपने को तबाह कर दिया है। फिलहाल ये जब यूएसएसआर अलग हुआ था तो यूक्रेन के ही हिस्से में आया था ये, इसी वजह से वहाँ पर ही था, और अभी रसिया ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कई वीडियो और लाखों में व्यूज़ हैं, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। इसके अलावा एंड हो जाएगा जब युद्ध, तब एक और डिटेल वीडियो आपको दी जाएगी। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो होता है एनएसओ यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसने भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि में अनुमान लगाया है कि यह अनुमान हो सकता है 8.9%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों 8.9% की दर से बढ़ने वाली है, ये बताया है एनएसओ ने। एनएसओ जो है ना ये एग्जैक्ट डेटा बताता है, बाकी आप सभी बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुनते होंगे किसने क्या अनुमान बताया, तो वो सभी लोग अनुमान बताते हैं अपने अपने हिसाब से, और वो लोग चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है ना। एनएसओ के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है यानी इसका जो कमीशन है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और बिमल कुमार राय जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल की शुरुआत की? तो ई चिट्ठा पोर्टल भी शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया है। एक्चुअली में दिल्ली पुलिस जो है ये गृह मंत्रालय के तहत आती है, गृह मंत्रालय के तहत, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है। ई चिट्ठा नाम का पोर्टल इसने शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है? तो ई चिट्ठा पोर्टल इसलिए शुरू किया गया है दोस्तों, जिससे क्या हो कि जो पुलिसकर्मी हो उनकी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ सके, वो 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित कर सके अपना, लोग साथ ही साथ फीडबैक भी दे सके पुलिस कर्मियों के बारे में। देखिए, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अनुभूति नाम की पहल भी शुरू की हुई है। अनुभूति जो होगा ये QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम होगा, जो जनता और पुलिस के बीच में एक कम्युनिकेशन बिल्ड करेगा, जिससे पब्लिक है ना वो पुलिस की शिकायत कर सकेगी, और पुलिस जो है वो बिल्कुल अपने ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा सकेगा। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, दिल्ली सरकार तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, फिर मैं बोलना चाहूँगा गृह मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में एक सशस्त्र लाइसेंस दिल्ली को पहला स्मार्ट कार्ड के रूप में शस्त्र लाइसेंस आप जानते हो, तो जो शस्त्र के लिए, आर्म के लिए जो लाइसेंस होगा वो अब स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी करने का फैसला लिया है, ये भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? तो अभी हाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दोस्तों ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और ओडिशा में लॉन्च किया है बैंक सखी, प्रोजेक्ट बैंक सखी। इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के थ्रू दोस्तों ये जो बैंक है ये ओडिशा के घर घर जा करके लोगों के अकाउंट्स ओपन करने में या फिर अकाउंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू किया गया है, ओडिशा पर शुरू किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो 1935 में स्थापित हुआ था, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं AS राजीव। अगला क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन ये इस बार होने वाला है वियतनाम में। वियतनाम में होगा, 31वां संस्करण होगा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का। 12 मई से 23 मई के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। इसका मोटो क्या रखा गया है? इसका मोटो है फॉर ए स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। क्या? फॉर ए स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन ये होता है और द्विवार्षिक होता है, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है।
वियतनाम आप मैप में देख पाएंगे, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप आएंगे तो इस साइड में आपको मिलेगा वियतनाम, ठीक है ना। तो वियतनाम यहाँ पर है, कुछ जो व्हाइट व्हाइट कलर का है ये सभी वियतनाम है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक उंगलिल ओरुवन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? उंगलिल ओरुवन ये दोस्तों M.K. स्टालिन जी की आत्मकथा है। M.K. स्टालिन जो है ये सीएम है, कहाँ के सीएम है? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। आप लोग कमेंट करके बताओ इनकी पार्टी का क्या नाम है, क्या नाम है इनकी पार्टी का, कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इनकी ये आत्मकथा है, अभी हाल ही में ये आत्मकथा इनकी लॉन्च की गई है, उंगलिल ओरुवन। ओके, चेन्नई में लॉन्च की गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति में विमोचन हुआ बुक का। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता? प्रो कबड्डी लीग इसको जीता है दबंग दिल्ली ने। कर्नाटक में आयोजित हुआ था, दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके जीता है प्रो कबड्डी लीग, इसका सीजन 8 जीत लिया है। प्रो कबड्डी लीग ये कबड्डी का एक लीग होता है, जैसे आईपीएल होता है एक लीग ना, ऐसे ही कबड्डी का भी एक लीग होता है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये आयोजित हुआ था। विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिली। इसमें डिफेंडर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला मोहम्मद रेजा चियानेह को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला मोहित गोयत को, और वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला नवीन कुमार को। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। पटना पायरेट्स जो है ये 3 बार की चैंपियन है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अच्छा, एक चीज और, पवन सहरावत जी का नाम आप याद रखेंगे। पवन सहरावत जो हैं ये रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। ये सभी इसमें अवार्ड होते हैं। अगला, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे होता है, याद रखेंगे आप। इस बार की थीम थी इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। थाईलैंड द्वारा शुरुआत की गई थी, 2013 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता मिली है। अगला, यश राज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नए सीईओ कौन बनाए गए? यश राज फिल्म प्रोडक्शन, इसके नए सीईओ दोस्तों बनाए गए हैं अक्षय विधानी। अक्षय विधानी यहाँ पर आपको इमेज दिख रहे हैं, इमेज में दिख रहे हैं। यश राज फिल्म प्रोडक्शन के अब नए सीईओ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। आदित्य चोपड़ा ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसकी स्थापना यश राज चोपड़ा फिल्म की स्थापना यश राज चोपड़ा ने की थी 1970 में अपने ही नाम से। अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन GOEST मौसम उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अभी हाल में GOEST मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। नासा जो है ये दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, GOES का मतलब क्या होता है? GOES का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरनमेंट सैटेलाइट। तो ये तो जाएगा अभी आसमान में GOES के नाम से, आगे वहां जब पहुंचेगा तो GOES 18 कर दिया जाएगा इसका नाम। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था पार्कर प्रोब नासा का एक बहुत ही फेमस मिशन है, पार्कर प्रोब, ये सौर मिशन है। तो ये 2018 में ही हालांकि लॉन्च किया गया था। तो ये जिसके नाम पर लॉन्च किया गया था पार्कर, तो वो पार्कर जो है वो अब मर चुके हैं, उनका अभी निधन हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बताया था, जिनके नाम पर था ये मिशन लॉन्च किया गया था वो अब खत्म हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहले व्यक्ति थे, इकलौते व्यक्ति थे जिनका नाम नासा ने अपने मिशन में तब रखा था जब ये जीवित थे। वैसे अमूमन देखा जाता है कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई साइंटिस्ट मर जाता है तो उसके सम्मान में नासा कोई नाम रखता है, लेकिन ये इकलौते पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जीवित थे जब ये लॉन्च किया गया मिशन, और तभी इनका नाम रख दिया गया था इनके सम्मान में। अध्यक्ष बिल नेल्सन है, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है नासा का, और 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने? LIC म्यूचुअल फंड, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों बन गए हैं TS राधाकृष्णन। TS राधाकृष्णन यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये नए MD और CEO होंगे LIC म्यूचुअल फंड के। ध्यान रखिएगा LIC अलग है और LIC म्यूचुअल फंड अलग है। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका अभी IPO आने वाला है। ध्यान रखिएगा IPO के तहत भारत सरकार जो है 5% इक्विटी इसके IPO के जरिए बेचेगी, और इससे 63,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अच्छा, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और MR
कुमार इसके हैं अध्यक्ष। ठीक है ना। LIC जो है वो दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर LIC म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। अगला, हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी के MD और निदेशक अश्नीश ग्रोवर ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा क्या दिया, इनको निकाला गया एक प्रकार से कहें तो। ये भारत पे के संस्थापक थे, MD भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे। इनको अभी हाल ही में निकाल दिया गया है इनके ही बोर्ड से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है। अश्नीश ग्रोवर काफी ज्यादा चर्चे में थे, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे, अभी तो शार्क टैंक में है ये। ठीक है। फिलहाल भारत पे के संस्थापक थे, इनका अच्छा खासा शेयर भी है, उसमें 9.5% हिस्सेदारी है, सबसे ज़्यादा है जो कि व्यक्तिगत शेयर धारक के रूप में। और इन्होंने भारत पे को नई ऊंचाइयों में ले जाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। 2018 में स्थापित हुई थी, 3 साल में यूनिकॉर्न बन गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस राज्य में हेरात महोत्सव मनाया गया? हेरात महोत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर का बहुत ही फेमस महोत्सव, बहुत ही फेमस फेस्टिवल, इसको याद रखिएगा। ये महाशिवरात्रि पर, जब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि मनाया जाता है तो महाशिवरात्रि को ही वहाँ पर हेरात महोत्सव के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर कैलाश पर्वत हुआ करता था, जहाँ पर भगवान शिव आराधना करा करते थे, ध्यान मग्न किया करते थे, वहाँ पर ये हेरात का मतलब होता है शिव की रात। ठीक है, भगवान शिव की रात। तो इस उत्सव को वहां पर मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में और कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। कश्मीरी पंडितों पर अभी एक मूवी आई हुई है, बहुत ज्यादा चर्चे में है, द कश्मीर फाइल। इसको याद रखेंगे आप, द कश्मीर फाइल। ठीक है ना, फाइल्स। इसके डायरेक्टर कौन है ये पूछा जाएगा, जरूर नोट डाउन कर लेना, बाद में आप कहोगे सर पूछा गया था, आपने जैसा बताया वैसा ही हुआ। इसके डायरेक्टर का नाम आप याद रखना, विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चित फिल्म है ये। ठीक है, अनुपम खेर भी हैं इसमें, मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। तो ये पूछा जाएगा द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चे में है ये। फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अन्य महोत्सव के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहु मेला, चारी, कंचोथ, ट्यूलिप, हेमिस, दमोश्चते, स्पुतिक, गस्टर, ये सभी फेस्टिवल मनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला करके। क्लियर। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया? इसको बनाया है दोस्तों IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने। IIT कानपुर के जो शोधकर्ता है ये मिल करके इसे बनाए हुए हैं, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। इससे क्या होगा, इससे जो फसलों में बैक्टीरिया और फंगल बीमारियां हो जाती है ना, उनसे बचा जा सकेगा। साथ ही साथ उसके लिए जो कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, जो कीटनाशक खाद का यूज किया जाता है, उन खाद या कहीं केमिकल से बचा जा सकेगा, उसके विकल्प के रूप में से यूज किया जाएगा। ओके। अगला, हाल ही में किस राज्य ने 10 मिनट में 11.71 लाख द्वीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड सेट किया है। उज्जैन में दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल मंदिर। तो वही उज्जैन में अभी शिवरात्रि के टाइम पर महाकाल मंदिर में, महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर में जिसे कहते हैं, तो महाकाल मंदिर में 11.71 लाख द्वीप जला करके रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मध्य प्रदेश ने भारत के ही एक राज्य का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि दुनिया में भारत के ही राज्य हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। अयोध्या का आपको दीपोत्सव पता होगा, वहां पर दोस्तों 9.41 लाख द्वीप जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसी रिकॉर्ड को तोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है ना। तो महाकालेश्वर उज्जैन में मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड बना हुआ है नया, और वो बना था अयोध्या में राम मंदिर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महाकाल जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। अगला, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2021 में भारत आ गया है दोस्तों किस स्थान पर? 120वें स्थान पर। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत आ पहुंचा है 120वें स्थान पर। टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड पर है स्वीडन, थर्ड पर है डेनमार्क। अच्छा, फिनलैंड यहाँ पर टॉप पर है। फिनलैंड अभी एक आई खुशहाली रिपोर्ट, उसमें भी टॉप पर है फिनलैंड फर्स्ट। मैंने आपको फिनलैंड को फनलैंड से याद करवाया था। फनलैंड, फन मतलब खुशी, तो खुशहाली रिपोर्ट में टॉप पर फिनलैंड है।
टॉप पर उसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत है 136वें स्थान पर खुशहाली रिपोर्ट में। ठीक है, अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू किया? स्त्री मनोरक्ष परियोजना कौन सा मंत्रालय शुरू कर सकता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बहुत ईजी है, आप बता सकते हो। स्त्री मनोरक्ष परियोजना अभी हाल ही में शुरू किया। ये जो हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने लॉन्च किया हुआ इस परियोजना को। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नीमहंस बेंगलुरु के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर है, ये उन महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू किया गया है जो किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित की गई रही हों पूर्व में। अगला, हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में किस देश को प्रतिबंधित किया गया? तो 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में दोस्तों रूस और बेलारूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको पता होगा रसिया इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन से रसिया का युद्ध चल ही रहा है। बेलारूस फुल सपोर्ट कर रहा है, ओपन सपोर्ट कर रहा है रसिया का। इस वजह से इन दोनों देश को बैन कर दिया गया है। ठीक है, ओलंपिक कमेटी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अच्छा, आयोजन कहां पर हो रहा है? तो शीतकालीन पैरालंपिक खेल दोस्तों ये आयोजन हो रहा है बीजिंग में। 4 मार्च से 13 मार्च के बीच में ये आयोजित हुआ। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, ये तो दोस्तों पैरालंपिक था, इसके पहले जस्ट ओलंपिक हुआ। शीतकालीन ओलंपिक भी बीजिंग में हुआ। जहां पर ओलंपिक होता है वहीं पर पैरालंपिक होता है। तो यह शीतकालीन था और अभी ओलंपिक हुआ था मेन वाला ग्रीष्मकालीन जिसे कहते हैं। तो ओलंपिक जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था टोक्यो में, टोक्यो जापान में हुआ था, वो भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, बीजिंग जो है ये पैरालंपिक खेलों के लिए ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला और इकलौता शहर बन गया है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ ओलंपिक के इतिहास में कि एक ही शहर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों की मेजबानी कर सका हो। चाइना ने कर दिखाया। एक चीज और पूछा जाएगा कि ओलंपिक जो खेल हुए हैं, हालांकि उस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, लेकिन यहाँ से रिवाइज कर लो, जो शीतकालीन ओलंपिक अभी हुए बीजिंग में उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? तो याद रखेंगे आप, नार्वे ने। नार्वे रहा था टॉप पर 37 मेडल के साथ। ओके, अगला देखते हैं, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इसका टूर्नामेंट चल रहा है और न्यूजीलैंड में चल रहा है। भारतीय टीम भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, हालांकि एक मैच हार चुकी है। तो न्यूजीलैंड में अभी ये हो रहा है और कौन सा संस्करण है? संस्करण है 12वां, याद रखिएगा, ये इस बार का 12वां संस्करण है न्यूजीलैंड का। 4 मार्च से 3 अप्रैल तक ये चल रहा है और ये अभी हेगले ओवल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा इसका। और भारतीय महिला टीम की कप्तान है मिताली राज। मिताली राज ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। एक तो दोस्तों वर्ल्ड कप में 24 मैच में कप्तानी करने का, कैप्टेंसी करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इसके अलावा दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा है, इसके अलावा इनका पहले से रिकॉर्ड था 10,000 से ज्यादा रन बनाने का। इसके अलावा इनके 20 साल का कैरियर का भी रिकॉर्ड इनका बना। इसके अलावा 6 बार की वर्ल्ड कप खेलने वाली एकलौती महिला है ये, ठीक है ना। तो बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं। मिताली राज जो भारत की हैं, ठीक है। अभी जैकब क्रिक्स ने इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। अगला, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी? तो सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है स्विस। कौन? स्विस। देखिए ये रही स्विस एयरलाइन, ये अब सोलर फ्यूल का यूज करेगी। सोलर फ्यूल क्या होगा? ये सौर मिट्टी का तेल के नाम से कहा जाएगा और इसका ये पहला ग्राहक भी बन जाएगा। आगे आने वाले फ्यूचर में दोस्तों बहुत सारी एयरलाइन इसका यूज करने वाली हैं क्योंकि इसमें सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश के स्पिनर शेन वार्न का निधन हो गया? शेन वार्न सदी के महान स्पिनर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के थे, इनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। इन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1992 से 2007 तक 15 साल तक इनका कैरियर चला। ऑस्ट्रेलिया के ये विश्व कप विजेता टीम के कैप्टन भी रहे 1999 में। क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान गेंदबाजों में से एक इनको भी गिना जाता है। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों अभी कवच का सफल परीक्षण किया है। कवच एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिससे क्या होगा, अगर दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो वो टकराने से पहले ही रुक जाएंगी और कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही। तो ये कवच परीक्षण है जिससे ट्रेन जो है वो टकराएगी नहीं, रेल एक्सीडेंट कम से कम या कहीं ना के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच प्रणाली का परीक्षण किया भारतीय रेलवे ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला देखते हैं, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? ये भी शुरू हुआ है नई दिल्ली में, स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। नई दिल्ली दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है और इसी की कड़ी में इसने स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन किए हुए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक साथ 5 ई व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकेगा, ऐसा ये होगा। मयूर विहार एक्सटेंशन नई दिल्ली में यह स्थापित किया गया है। अगला, हाल ही में चर्चित में रहे पुस्तक द मिलेनियल योगी किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा है दोस्तों दीपम चटर्जी ने। दीपम चटर्जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, द मिलेनियल योगी नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। ओके, ये भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं दीपम चटर्जी। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया? तो दोस्तों बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है रुपे को। रुपे आप जानते हो, आप जो एटीएम यूज करते हो उसमें रुपे भी एक एटीएम प्रदाता कंपनी है, यानी रुपे भी आपको एटीएम जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये भारत सरकार की है। तो अभी ये ऑफिशियल पार्टनर ये बनी हुई है टाटा आईपीएल की। देखिए, टाइटल स्पॉन्सर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे टाटा है। इस बार की आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। इसी वजह से आप जब भी आईपीएल का नाम लेंगे टाइटल में ही उसके पहले आप बोलेंगे टाटा। जैसे वीवो हुआ करता था ना, वीवो आईपीएल, ऐसे आप बोलेंगे टाटा आईपीएल। और ये ऑफिशियल पार्टनर है रुपे। ठीक है, तो ऑफिशियल पार्टनर पूछा जाए तो आप रुपे बताएंगे। फिलहाल अगर बात किया जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में जो वानखेड़े स्टेडियम है वही इसका हेडक्वार्टर है। सौरभ गांगुली अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं जय शाह। भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, भारतीय महिला टीम के कोच हैं रमेश पवार। 2 टीमें नई जुड़ी हुई हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। देखो, इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो कहीं मिलने वाली नहीं है और मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो पूरा देखते जाओगे ना तो आपको सारा कुछ पता लगता चला जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा आसपास का भी। मैं कवर करते चलता हूँ, बटोरते चलता हूँ, इकट्ठा करते चलता हूँ, जिससे आपका सारा का सारा पॉइंट क्लियर होता रहे और आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और आप में से बहुत सारे लोग आके कमेंट भी करते हैं, सर मज़ा आ गया वीडियो देखने में बाद, और काफ़ी ज़्यादा कवर हुआ और काफ़ी हेल्पफुल रहा, एग्जाम भी दे करके आते हैं जो लोग बताते हैं। तो आप लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिसको पढ़ करके भी मेरा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ा करे। अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें देने का प्रयास किया करूँगा। तो आप लोग कोशिश जरूर किया करो कि एक कमेंट जरूर ड्रॉप करो। अगला, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना, ये देखिए, ये तेलंगाना के सीएम हैं। आप कमेंट करके इनका नाम बताएंगे। अभी ये चर्चे में रहे हैं, इंडिया को लेकर के कई इन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं और इसको लेकर के ये चर्चे में भी हैं। आप इनका नाम बताएंगे। अगला, रिपोर्ट जारी करता यहाँ पर देख लीजिए, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना देश में टॉप पर है। जीडीपी जो है, जीएसडीपी जिसे कहते हैं, यानी कि ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, तो इसके मामले में ये टॉप पर है। ठीक है ना, तो इसमें ये बताया गया है कि 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपए इसका हो गया है। ठीक है ना। अगला, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? अभी मैंने आपको बताया, मिताली राज बनी हुई है। मिताली राज यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। भारतीय विमेंस टीम की ये कैप्टन है। किस टीम की? ये ओडीआई टीम की कैप्टन है, इसके अलावा टेस्ट टीम की कैप्टन है। अगर T20 पूछा जाए तो आप बताएंगे हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ये T20 की हैं। ठीक है, तो ओडीआई का भी वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? न्यूजीलैंड में चल रहा है। तो वहां पर इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। ये 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी बन गई हैं और दुनिया की तीसरी क्रिकेटर बन गई हैं। सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद के बाद तीसरी क्रिकेटर हैं। जावेद मियांदाद ये पाकिस्तान के हैं, ये भी 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं और सचिन तेंदुलकर तो ले ही चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के, मोबाइल को लेकर के और जो भी अपकमिंग फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है उसको लेकर के आयोजित किया गया था स्पेन के बार्सिलोना में।
ओके, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSMA के द्वारा आयोजित किया गया 28 फरवरी से 3 मार्च तक। यहाँ पर आप देख पाओगे स्पेन है, स्पेन वर्ल्ड मैप में एक यूरोपियन कंट्री है ये स्पेन। ओके, तो यहाँ के बार्सिलोना में आयोजित हुआ है ये। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। इस बार की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार मनाना शुरू किया, महासभा के द्वारा 1977 में इसे घोषित कर दिया गया ऑफिशियल तरीके से। ओके, अगला, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में पुनः शामिल किया गया? तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में दोस्तों दोबारा से शामिल किया गया अभी पाकिस्तान को। पाकिस्तान हो गया है सदाबहार, इसको तो दोबारा से शामिल किया गया। और UAE को दोस्तों अभी हाल ही में शामिल किया गया है, इस बार पहली बार, ठीक है ना। तो UAE इस बार शामिल किया गया। तो यहाँ पर आप देखो, अगर पूछा जाएगा कि अगर FATF की ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया, तो आप पाकिस्तान UAE दोनों लगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि पुनः किसे शामिल किया गया, तो आप पाकिस्तान ही बताएंगे दोबारा में, ठीक है ना। वैसे दोनों इस बार शामिल हुए हैं और UAE को इस बार शामिल किया गया है। FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों एक ऐसी संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि दुनिया भर में कौन कौन से देश हैं जो टेरर फंडिंग करते हैं या टेरर फंडिंग को बढ़ावा देते हैं, या फिर हवाला कारोबारी जो होते हैं, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस आते हैं, ये इन मामलों में लिप्त पाए जाते हैं देश, तो वहां पर उसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट किया जाता है। दुनिया में केवल 2 ब्लैक लिस्ट कंट्रीज हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, ये आप याद रखेंगे। ओके, अगर आप FATF की बात करें तो 39 इसके सदस्य देश हैं। 1989 में स्थापित हुआ था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके अध्यक्ष यहाँ पर आपको मार्कस प्लेयर दिख रहे हैं, लेकिन ये बन गए हैं T राजा कुमार, याद रखिएगा T राजा कुमार। एक्चुअली में इसी मीटिंग के बाद से T राजा कुमार को नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई। तो नए अध्यक्ष आप याद रखेंगे, नए अध्यक्ष यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, नए अध्यक्ष होंगे T राजा कुमार, मार्कस प्लेयर की जगह लेंगे ये। ओके, अगला, वर्ष 2022 में भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, देखिए SL का मतलब श्रीलंका और IN का मतलब इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो एक्सरसाइज था, ये दोस्तों इस बार का 9वां संस्करण था। कहां पर आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। नेवल एक्सरसाइज होता है विशाखापत्तनम में, ये आयोजित हुआ 7 से 8 मार्च को। अच्छा, इसका 2 फेज होता है, पहला फेज था ये विशाखापत्तनम वाला, अगला फेज जो होगा ये 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में हुआ, ठीक है। तो दोनों फेज आप याद रखेंगे, विशाखापत्तनम एंड बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया? डोनेट ए पेंशन पहल, तो इसको शुरू किया है अभी हाल में किस मंत्रालय ने? इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, डोनेट ए पेंशन योजना। देखिए इससे क्या होगा, इससे दोस्तों एक अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि अगर देखिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कैपेबल है, अगर वो अमीर है, उसके घर में माली रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं, ठीक है, या कुक रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो नौकर चाकर के रूप में जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो उनको वो एटलीस्ट अपनी पेंशन कभी कभी डोनेट कर सके। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दान ए पेंशन या कहें डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की गई है। ओके, चलिए अगला, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन गई हैं प्रियंका नुटक्की। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं प्रियंका नुटक्की, ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं, 19 वर्ष इनकी एज है। 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने अभी अपना ये कीर्तिमान हासिल किया हुआ है। अगला, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यानी FATF, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया FATF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? FATF के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों T राजा कुमार, ठीक है। ये किसकी जगह पर आए हैं? मार्कस प्लेयर की जगह पर आए हैं, तो नए ये अध्यक्ष होंगे। बाकी FATF के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था, और इनका कार्यकाल कब तक होगा? 2 वर्षों का होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतम परीक्षण किया या कहें सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ईरान ने दोस्तों नूर 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। नूर 2 इसका सैटेलाइट है दोस्तों,
ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या जिसे IRGC कहते हैं, ईरान की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसने इससे पहले नूर को लॉन्च किया था, ये नूर 2 है। नूर का मतलब होता है प्रकाश, क्या होता है? लाइट, प्रकाश। ईरान के बारे में अगर बात करें आप तो इमेज में आप देख पाओगे ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप आओगे तो ये है देश ईरान, ठीक है। ईरान की मुद्रा हो चुकी है दोस्तों तोमान, याद रखेंगे नई मुद्रा क्या है? तोमान है इसकी। इब्राहिम राइसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तेहरान यहाँ की राजधानी है। अगला 2022 में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G7 की, चाहे कृषि मंत्री की बैठक हो, चाहे किसी भी चीज की, किसी भी मंत्रालय की बैठक हो, इस साल G7 के सभी बैठकों की मेजबानी कौन करेगा? जर्मनी करेगा। पिछली बार यूके किया था 2021 वाला, यहाँ पर आप देख पाएंगे 2021 का ही ये इमेज है। 2021 का यूनाइटेड किंगडम ने किया था G7 की मेजबानी। इस बार दोस्तों जर्मनी करने वाला है, तो जर्मनी जो भी G7 की मीटिंग होगी ना वो सबकी मेजबानी करेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ कृषि मंत्रियों की बैठक की गई। कारण क्या था? कारण था दोस्तों रसिया यूक्रेन युद्ध। क्यों? क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। इसमें दोस्तों व्यापार भी बहुत ज़्यादा शामिल है, क्योंकि व्यापार में कृषि बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर किस देश में कितना कृषि होता है, उससे किस किस देशों के बीच में व्यापार होता है, G7 कंट्रीज को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इसके लिए भी प्लान क्या निकाल सकते हैं, ऑप्शन क्या ढूंढ सकते हैं, इन सब मामलों पर यह बैठक हुई, ठीक है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। अगला, किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली संबंधी पुस्तक बी अवेयर लॉन्च की? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों RBI ने। RBI के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है, RBI एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पुस्तक लॉन्च होने से फायदा ये होगा कि जो कोई भी व्यक्ति होगा वो डिजिटली कैसे पेमेंट करने में धोखाधड़ियों से बच सकता है, फाइनेंशियल लेन देन में, ट्रांजेक्शन्स में कैसे उससे धोखाधड़ी होती है, उसको कैसे वो जान सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पुस्तिका लॉन्च की गई है, ठीक है। बाकी RBI के बारे में तो आपको बेसिक्स पता ही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी? पंजाब में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भयंकर जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में दोस्तों 92 सीटें जीती हुई हैं, ऐतिहासिक जीत है। और ये जो आपको दिख रहे हैं भगवंत मान दोस्तों नए CM बन गए हैं, नए CM पद की इन्होंने शपथ ली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो 4 राज्य थे बाकी के, जिन पर जहां पर चुनाव हुए पंजाब के अलावा, वहां पर बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर के अपने आप को उभारा हुआ है। ये 4 राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई और आम आदमी पार्टी की जीत हुई पंजाब में। 5 राज्यों में ये चुनाव हुए थे, क्लियर है। 5 राज्यों पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, उस पर मैं आपको वीडियो जरूर देता हूँ, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अमा और वाहिनी योजना शुरू की? अमा और वाहिनी योजना ये शुरू किया है सिक्किम राज्य सरकार ने। तो सिक्किम के जो CM है करंट टाइम पर, प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने ये योजना शुरू की है, अमा और वाहिनी योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत सिक्किम राज्य में जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बीच में बचत की आदत पैदा की जाएगी और उनके बैंक के खातों में सालाना 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इस राज्य में लेकिन केवल उन्हीं को शामिल किया गया है जो सिक्किम की हो और वहाँ के मतलब इनकी मतदाता सूची में उनका नाम हो, ठीक है। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है इस योजना के लिए। इसके अलावा बहनी योजना के बारे में अगर बात करें तो बहनी योजना के तहत नैपकिन की उपलब्धता, सैनिटरी पैड की उपलब्धता की जाएगी छात्राओं को। कक्षा 9 या उससे ऊपर तक की जो भी छात्राएं हैं, ऐसे 18,000 छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये दोनों थी अम्मा और बहनी योजना सिक्किम की। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहां पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है कहां पर? बोध गया में। बोध गया में बन रहा है और ये होगी बुद्ध की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा शयन मुद्रा में। ध्यान रखिएगा, लेटे हुए मुद्रा में। यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेज में, लेटे हुए मुद्रा में बुद्ध की, भगवान बुद्ध की सबसे ये लंबी प्रतिमा बन रही है। 100 फीट की इसकी लंबाई होगी, ऊंचाई होगी 30 फीट की। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा बनाया जा रहा है। 2023 तक पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, क्लियर है। अगला,
हाल ही में यूं सुक योल को कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया? तो यूं सुक योल दोस्तों ये बन गए हैं अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट। यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, तो इनको दक्षिण कोरिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। 10 मई को ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। मून जेई इनकी जगह पर आए हुए हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राजधानी इसकी सियोल है। मुद्रा इसकी होती है कोरियन पीपल वॉन। अगर आप वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखो एशिया का मैप है, यहाँ पर इंडिया है, अपना प्यारा भारत है। इसके बाद चाइना देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए ये कोरियन गणराज्य है। इसमें आप नीचे साउथ कोरिया पाएंगे, ऊपर पाएंगे नॉर्थ कोरिया, इधर है जापान। ठीक है, अगला देखते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में आप देख सकते हैं साउथ कोरिया को। 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, आगे भी बनेगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने सुषमा स्वराज जी की याद में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान के लिए महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह शुरू किया गया। अगला, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में दोस्तों टॉप पर अभी आकर के निकला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टॉप पर बना हुआ है ये, और लगातार दूसरे वर्ष बना हुआ है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। सेकंड पर वेस्ट बंगाल है, थर्ड पर है दोस्तों ओडिशा, फोर्थ पर गुजरात और 5वें पर है महाराष्ट्र। नई दिल्ली में अभी हाल ही में स्कॉच ग्रुप के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अगला, हंगरी ने पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना? तो हंगरी जो देश है उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं दोस्तों कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, हंगरी की फर्स्ट लेडी ये प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये फाइड्स पार्टी की सहसंस्थापक जोनोस एडर का स्थान लेंगे। 10 मई को ये अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ये भी बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी होती है, हंगरियन फोरेंट इसकी मुद्रा होती है। हंगरी आप देख पाएंगे दोस्तों, हंगरी जो कंट्री है ये आप देख पाएंगे यूक्रेन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और हंगरी भी अभी चर्चे में रहा था क्योंकि इस रास्ते से आ रहे थे भारतीय जो फंसे हुए थे यूक्रेन में। स्लोवाकिया, हंगरी हुआ, ठीक है ना, सर्बिया हुआ, ये सभी हैं। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि दोस्तों भारत के ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ड्रोन स्कूल जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पर ड्रोन के बारे में शिक्षा दी जाएगी। ड्रोन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो अभी तो ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है, धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के और जिलों में स्थापित किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, यहाँ पर भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ग्वालियर में ही अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही दोस्तों ड्रोन मेला, भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, ये भी ड्रोन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके तहत डोर टू डोर दोस्तों ड्रोन के थ्रू दवाइयां वगैरह या मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाए जाएंगे। अभी भारत सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी लॉन्च की हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ठीक है, तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये चाय की खेती करने वाले किसान होते हैं उनके लिए शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार की मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। चा मतलब समझिए चाय, ठीक है ना, चाय श्रमी मतलब श्रमिक, जो चाय के श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए ये योजना है। तो इसके तहत त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिक को 85 करोड़ रुपए तक आवंटित किए जाएंगे। अगला, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खुला? तो ये खोला गया दोस्तों हैदराबाद में। FLO का मतलब होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की तो आप जानते ही हो, तो फिक्की का ही ये लेडीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको FLO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो भारत का पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ऑपरेट होने वाला ये औद्योगिक पार्क है जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें महिला इकाइयां ही होगी, महिलाओं के द्वारा ये पूरी तरीके से ऑपरेट किया जाएगा।
महिलाओं के स्वामित्व वाला ही होगा, उनके ही नियंत्रण में होगा। हैदराबाद के बारे में बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी हैदराबाद से आए थे। जैसे अभी हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सबसे बड़ा अपना डाटा सेंटर ओपन करेगा। अभी 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव हुआ। अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई। रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की प्रतिमा है। पहला डॉग पार्क भी यहीं स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी यहीं पर खोला गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप याद कर सकते हैं हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 ISSF विश्व कप में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीता? तो ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में दोस्तों भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं। भारत के दोस्तों थे 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। इस वजह से भारत था टॉप पर। अगर टोटल बात करें तो नॉर्वे 6 पदक था, नॉर्वे का, जो दूसरे स्थान पर था 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य के साथ। फ्रांस तीसरे स्थान पर था जिसने टोटल 20 मेडल जीते और जिसमें 3 गोल्ड थे। ठीक है ना। भारत के किन किन लोगों ने गोल्ड जीता है? सौरभ चौधरी जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल्स में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में ही सभी गोल्ड आए हुए हैं। निवेथा, ईसा और रुचिता ने भी जीते हैं, तो 4 गोल्ड आए हैं भारत को। अगला, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन की स्थापना की? तो भारत सरकार ने अभी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन की स्थापना की है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना करी हुई है। अच्छा, भारत सरकार ने इसके बारे में दोस्तों पहले भी जिक्र किया हुआ था, जब बजट लॉन्च किया गया था, तो आपको याद हो तो बजट में भी इसके बारे में चर्चा करी गई थी। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये किया गया है। लैंड मोनेटाइजेशन मतलब जो लैंड वैसे ही नॉन परफॉर्मिंग के रूप में पड़ी हुई हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, उनको लीज पर दिया जाएगा। ठीक है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नारायण राणे, जो कि केंद्रीय MSME मंत्री हैं, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में MSME आइडिया हैकथॉन 2022 लॉन्च किया हुआ है। क्लियर है, जो कि MSME सेक्टर में इनोवेशंस बढ़ाने के लिए, लाने के लिए और MSME को चैंपियन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अगला, हाल ही में साहित्योत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो साहित्योत्सव दोस्तों अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में साहित्योत्सव 2022 ये साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया। इसी के दौरान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। 24 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य का प्रभाव, इस थीम पर, इस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित करी गई। दिल्ली में आयोजित हुआ ये। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स आयोजित किया जाता है। 14 मार्च को ही क्यों? क्योंकि दोस्तों आप पाई की वैल्यू जानते होंगे। पाई जो होता है ना, पाई जो मैथमेटिक टर्म होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 3.14। तो इसमें आप देखोगे 3 से आप ले लो तीसरा मंथ यानी कि मार्च, और 14 से 14 तारीख, तो इसलिए 14 मार्च को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है दोस्तों मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है दोस्तों गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये उद्घाटन किया गया है, सरदार पटेल स्टेडियम में। ठीक है ना, सरदार पटेल स्टेडियम आपको याद होना चाहिए। इसी के अंतर्गत में है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किया गया है। ठीक है, वो जो स्पोर्ट इनक्लेव है उसका नाम है सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव या कहे सरदार पटेल स्टेडियम। उसके अंदर में है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है ना, मोटेरा स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था। तो फिलहाल ये 11वां खेल महाकुंभ, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा कितने छात्रों को युविका कार्यक्रम 2022 के लिए चयनित किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा दोस्तों युविका कार्यक्रम के तहत 150 छात्रों को चयनित किया जाएगा। युविका कार्यक्रम ये है क्या? इसको हिंदी में लिख करके देखिए। युविका का मतलब होता है युवा विज्ञानी कार्यक्रम।
तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम दोस्तों इसरो का एक नया प्रोग्राम है। इसके तहत क्या होगा कि नए नए छात्रों को सिलेक्ट करके, ऐसे छात्र जो इनोवेटिव माइंड के हैं, जो दोस्तों जो इंटरेस्ट रखते हैं कि आगे चल करके रिसर्च करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हैं, तो इनके लिए ऐसे छात्रों के लिए 2 सप्ताह का ये कार्यक्रम है। 16 से 28 मई 2022 तक आयोजित होगा। 150 छात्र सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है ना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से युवाओं को लिया जाएगा, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको और ज़्यादा जो बेसिक ज्ञान होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष दोस्तों एस सोमनाथ जी बने हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला, ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर घटा करके कितना प्रतिशत किया? तो ईपीएफओ ने अभी हाल ही में 2021-22 के लिए पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर जमा दर घटा करके 8.1% कर दिया है। पहले था दोस्तों ईपीएफओ पर ये 8.5%, इसको घटा करके 8.1% कर दिया है। चर्चे में क्यों है? चर्चे में इसलिए है क्योंकि लगभग 4 दशकों के बाद सबसे कम ये है, ठीक है ना, ईपीएफओ पर जो इंटरेस्ट रेट है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा ये किया गया है, ठीक है ना। अगर इससे पहले पूछे सबसे कम कब रहा था, तो इससे पहले 1977-78 में 8.0 रहा था, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरे बार ऐसा है जब सबसे कम किया गया हो। एक बार तो 12% तक भी पहुंचा हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था पार्ट 1 मार्च महीने का, पार्ट 1। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा, डिटेल में देखा ये वीडियो। किन किन लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी है आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप लोग को कमेंट करना है कि सर मैंने कंप्लीट वीडियो देखी हुई है, इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हो। इसके अलावा दोस्तों और भी डिटेल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारी ई बुक प्राप्त कर सकते हो। ई बुक में चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है, साथ ही साथ एंड में प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो उसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर का आप एक भी % क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। आपको कंटेंट में कोई भी कमी अगर दिखे तो आप बताइएगा, ई बुक आपको फ्री में दी जाएगी। आप जाओ एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोई सी भी एक ई बुक पहले परचेज करो। पहले आप, मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले आप ईयरली परचेज करो, पहले आप 20 रुपए की किसी एक महीने की परचेज करो। आपको अगर अच्छा लगे तभी आप बाकी के महीने की परचेज करो। ओके, चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर प्रदान कर दी जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगे ये भी हमें बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल्स को और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।